नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका मेजबान अली हैदर। मियां नवाज शरीफ साहब के वो अल्फाज मुझे नहीं भूलते जब उन्होंने बबांगे दोहल कहा था कि मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। जब कोई शख्स ये कह दे कि मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूं तो वो खुद किसी भी तरह से उसका पैमाना यानी उसका पैरामीटर सेट नहीं किया करता। फिर जब आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हुए ये जानते हुए कि आप क्लीन हैं, आप साफ हैं, फिर कैसा भी फॉर्म हो, कैसा भी पैमाना, कैसा भी पैरामीटर क्यों ना हो, किसी भी स्केल पर आपको जांचना क्यों ना हो, आप खुद को एहतसाब के लिए, आप खुद को उस फॉर्म पर पेश करते हैं, हिचकिचाते नहीं है। आज नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई उससे एनालिस्ट, सहाफी बरादरी, अवामी हल्कों में जब मैंने बात की, उनसे सुना तो उनको कुछ हद तक मायूसी का सामना इस वजह से हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन में ये तमाम चीजें गई हैं और आप जब ये बात कर रहे थे कि इमरान खान सड़कों पर क्यों आते हैं, तहल कादरी सड़कों पर क्यों आते हैं, जब ये मामला इलेक्शन कमीशन में गया हुआ है तो आप इंतजार कीजिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पर आपने भी तकिया किया हुआ था, लेकिन आखिर में जब कलई खुली, जब बिल्ली थैले से बाहर आई तो क्या पता चला कि आप तो ये समझते ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी है जो आपसे एहतसाब की बात कर सके। इस पर बात करने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लंदन प्लान का जिक्र हो रहा है, अहम रहनुमा लंदन में मौजूद हैं, तहल कादरी साहब की मौजूदगी भी, और बाद में यह बात सामने आई कि तहल कादरी साहब लंदन में नहीं थे, वो कनाडा जा चुके थे। तो क्या वाकई लंदन प्लान बनने जा रहा था जो अब नहीं बनेगा? इमरान खान क्या अकेले हैं और तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ हैं? इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। जनाब, हमारे पास जो मौजूद गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करवा दूं। लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से PMLN के रहनुमा और MNA जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपका भी को बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। थोड़ी देर में PTI की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद होगी, शौकत यूसुफ साहब और जनाब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, उसके प्रोटोकॉल्स और क्या वाकई ही इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी नहीं है कि इस तरह के केस की समाअत कर सके। कंवर दिलशाद साहब से थोड़ी देर में हम राब्ता करेंगे, हमारे साथ वो मौजूद होंगे। मैं पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं क्योंकि अब मैं समझता हूं जिम्मेदारी काफी हद तक आप पर आ चुकी है, पहले भी थी अब भी आ चुकी है। मियां साहब खुद को एहतसाब के लिए पेश कर चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन से क्यों भाग रहे हैं? अली हैदर साहब, पहली चीज तो ये कि आपने जैसे कहा कि मुझे वो लफ्ज याद है कि मियां साहब ने कहा, मैं समझता हूं कि मियां साहब का बहुत बड़ापन है कि एक उनका पनामा के ऊपर नाम नहीं हो और उसके बावजूद वो कहें कि अगर मेरे ऊपर इल्जाम है तो मैं भी अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हूं। हम इससे नहीं पहले भागे हैं, नहीं अभी भागेंगे। ये क्या सारे है यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, पैट की तरफ से, PTI की तरफ से की गई कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे, मियां साहब बीमार नहीं है, ये क्या क्या बातें की गई। और वो सबको पता चला कि मियां साहब यहाँ पे इधर ही इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इस मुल्क को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है और वो यहाँ पे ही बैठे हैं। उन्होंने जुडिशरी को भी खत लिखा, जब जुडिशरी को खत लिखा उन्होंने कहा भाई हाजिर जुडिशरी को नहीं लिखा, हमने वो भी लिख दिया। फिर ने कहा भाई नहीं, पार्लियामेंटी कमेटी बनाए, हमने जुडिशरी की जानिब से सर उन्होंने कहा देखिए जुडिशरी का मैं समझता हूं कि आप जिस तरीके से PTI जो सियासत कर रही है कि इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर अगर कोई चीज जाए तो उससे पहले अगर उसके ऊपर उंगलियां जब उठ जाती है तो इदारे भी जो है ना वो भी सोचते हैं में क्यों पड़े। आप छोड़े पैट को, इन्होंने कुछ नहीं किया। फर्ज कीजिए जनाब किसी आम शहरी ने किसी जैद बकर ने दरख्वास्त जमा कराई थी, उसको शिकायत थी अपने वजीर आजम से, तो जनाब ये और कहां जाए फिर वो? इलेक्शन कमीशन में आपने कहा जनाब अथॉरिटी नहीं, इसके बाद जाए फिर वो? अली हैदर साहब, पहली चीज मैं उसके ऊपर आ रहा था, ऑटोमेटिक आ रहा था, जब हमने पार्लियामेंटी कमेटी बनाई हमने कहा इसके ऊपर इक्वल, हम अक्सरियत में थे मगर हमने कहा हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, हम मिलकर ऐसी कानून साजी करते हैं जिसमें हम भी जवाब दो, आप भी। जिन जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जो करप्शन में इन्वॉल्व है, हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए। मगर उसके लिए रुकावट कौन था? यही PTI। आज जब इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल हमने बात अगर की तो उसका यह मकसद नहीं कि हमने डिनाई कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट हमें जब भी बुलाएंगे, इलेक्शन कमीशन हमें जब भी बुलाएगी हम वहां पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमें जाएंगे।
आप कैसे कह सकते हैं कि जब भी बुलाया नहीं मिली? अच्छा, अब एक काम करें, मैं गंडापुर साहब आपकी तरफ आता हूँ, कमर दिलशाद मौजूद है। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं चाह रहा हूं थोड़ा टेक्निकल पॉइंट जो कि साबिक इलेक्शन कमीशन के जो रह चुके हैं सरबरा, उनसे थोड़ा बात कर लें ताकि थोड़ा सा हमें क्लैरिटी, टेक्निकल क्लैरिटी हो जाए, ताकि हम किसी गलत रास्ते पे ना चले, आप भी और हम भी। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो जवाब दाखिल कराया गया है, मैं चाहूंगा इस पर आप अपना टेक दीजिए। क्या वाकई ही इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी नहीं है? अगर स्पीकर ने रेफरेंस नहीं भेजा तो इलेक्शन कमीशन नहीं सुन सकता ऐसे किसी भी रेफरेंस को? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ तहरीक इंसाफ ने या कौमी तहरीक ने और दीगर सियासी जमातों ने रेफरेंस से पहले जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर की हुई हैं उसको इलेक्शन कमीशन सुनने का मजाज है। उसके लिए दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 104 के तहत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियारात है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए जहाँ आइन और कानून खामोश हो तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी राह खुद मुतय्यन कर सकता है। तो यहाँ पर आइन और कानून खामोश है क्या? खामोश, अगर वो ये कहते हैं इख्तियारात नहीं है या इसका कोई तरीक़ाकार नहीं है तो इलेक्शन कमीशन सुनने का मजाज। एक और बड़ी बात है, तमाम मौजूद दोस्त बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इंतखाबात कराने का मजाज है और बदअनवानी यानी करप्ट प्रैक्टिस को रोकने की इसके मुकम्मल इख्तियारात है। अच्छा, ठीक है। हालात के तहत इतना ये जो दरखास्त आई है ये करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आती है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आर्टिकल 218 का सहारा भी लेगा और रोकेगा। लेकिन सर वो कहते हैं, मैं बहुत कथा कलामी कर रहा हूं, वो जो जवाब में कहा गया, एक तो 225 आर्टिकल का हवाला दिया गया, साथ में ये कहा गया कि 62-63 की कोई मिसाल नहीं मिलती कोई माजी में ऐसी कि इलेक्शन कमीशन 62-63 पे कोई फैसला दे सके। ये एक गुमराहकुन बात उन्होंने की है, इस पर हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है। किसी सियासी जमात का हम नाम नहीं ले रहे। इसका पहली बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया कि आप आर्टिकल 218 के अमल दरामद करने के मिजाज है, तो फिर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन कराती है तो इलेक्शन कमीशन वाइड अप कर दें, किसी के हवाले कर दें। पूरी पावर इलेक्शन कमीशन इसी 218 के तहत ही इंडिया इलेक्शन कमीशन ने बेपरा इख्तियारात के तहत एक्शन भी लिया है, हुकूमतें भी रिजॉल्व की हैं। चलिए ठीक है, मैं सर लाइन पे रहिएगा, खुद नवाज गंडापुर साहब, अब आपका टेक किया। अली हैदर साहब एक मिनट। अच्छा, अली हैदर साहब, जी बात पता है, मैं कमर दिलशाद साहब भाई है मेरे, बात सिंपल में यह है कि आज से जब इलेक्शन कमीशन के पास स्पीकर ने जब रेफरेंस भेजा था, अगर हम ये बात करते हैं तो फिर आपको गलत लगती है। तो जहांगीर तरीन के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ जब रेफरेंस गया, इन्होंने भी ये बात की थी कि इलेक्शन कमीशन इख्तियार नहीं रखता है इसका, तब इन चीजों को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया। आज इन तरीकों से हाईलाइट किया जा रहा है। याद पड़ता है उन्होंने कहा था कि स्पीकर की बायसनेस शो हुई है, उनकी जानिबदारी इसमें साबित होती है कि उन्होंने एक रेफरेंस भेज दिया, दूसरा रेफरेंस जो वजीर आजम साहब के खिलाफ था वो नहीं भेजा। अच्छा सर, आप पे आते हैं, मैं चाह रहा हूं नवाज गंडापुर साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं, उनको जरा गुफ्तगू में शामिल करें। नवाज गंडापुर साहब, मैं इस इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर आता हूं, जरा पहले थोड़ा सा कुछ चीजें आप क्लियर कर दें। सर, तारिक कादरी साहब वाकई नाराज हैं इमरान खान साहब से? देखिए जी, सियासत में किसी से नाराजगी नहीं होती है और ना हम किसी से नाराज हैं। ये अलग बात है कि जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सवाल है तो हम उनको सियासी मुखालिफ के तौर पे नहीं देखते, हम उनको मॉडल टाउन के कातिल के तौर पे देखते हैं। वजीर आजम को उन कातिलों का पुष्ट पनाह समझते हैं, वजीर आला पंजाब को, राना सनाउल्लाह को, इन सब वफाकी वज़रा को हम समझते हैं कि वो मॉडल टाउन के कातिलों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। तो फिर आप 30 सितंबर को इस्लामाबाद बंद करने में साथ देंगे खान का? वो देखेंगे, अभी तो जब राब्ता हो जाएगा उसके बाद देखें। वी हैव टू सिट टुगेदर। ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। वहां जाके लाखों लाखों लोगों का इज्तिमा इकट्ठा करना, फिर उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट करना, ये मजाक नहीं है। और जाहिर है कि इस वक्त जिस प्रोग्राम के तहत इन्होंने अभी से सरकारी जो किराए के बोलने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, उन्होंने ऑलरेडी कि जी खून खराबा होगा। किस लिए खून खराबा होगा? उधर कौन क्लैशनिकोव लेके जा रहा है? हम तो वो लोग हैं भाई कि जिनको आप लोगों ने दर्जनों लेटर लिखे हैं कि आपकी जान को खतरा है, हम बगैर हथियारों के फिरने वाले लोग हैं। 17 जून को मैंने आज भी चैलेंज किया है, किसी टेलीविजन चैनल की किसी खबर में
मेरे हाथ में हथियार दिखा दें, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा और मुझ पे जो इन्होंने एफआईआर दर्ज की हुई है उसको मैं सच तस्लीम कर मुझे लूंगा। ब्रेक लेनी है। आपका जो मॉडल टाउन का मुकदमा है वो अपनी जगह, लेकिन हम कोशिश करेंगे जरा जो ये दो अहम डेवलपमेंट है ईसीपी की और जो लंदन प्लान पर बात हो रही है उस पर हम रहे। शौकत यूसुफ रईस साहब ने हमें ज्वाइन किया। शौकत साहब आप जरा लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन यह है कि मैं चाहूंगा क्विक एक रिप्लाई देता कि ब्रेक के बाद जब वापस आओ तो उस पर आपसे ज्यादा मजीद बात हो सके। शौकत साहब, आपको कादरी साहब की जरूरत महसूस हो रही है पीटीआई को 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि जितने इज्तिमा बड़ा होगा, अपोजिशन मुत्तहिद होगी, उसमें ज्यादा वजन होता है, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन 3.5 साल से वो सिर्फ वक्त जाया करती रही। हमारा भी वक्त जाया किया उन्होंने। नहीं मतलब और जो करप्शन का इशू था वो उनकी प्रायोरिटी नहीं, कादरी साहब तो पार्लियामेंट से बाहर है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट के अंदर है। उन्होंने हमारा वक्त जाया किया 3.5 साल, यही कहते रहे कि जी अभी इकट्ठे होते हैं, अभी इकट्ठे, लेकिन हमें जब पता चला कि इन्होंने कुछ नहीं करना है जी, क्योंकि जो करप्शन में खुद मुलविस होगा वो दूसरों के खिलाफ क्या करवाएगा। मैं ब्रेक ले लूं, तो बात की बात है, ओपनिंग स्टेटमेंट आ जाए और आपकी इसी स्टेटमेंट में मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा जो सवाल था वो स्पेसिफाइड ये था कि क्या पीटीआई को जरूरत महसूस हो रही है कि तारुल कादरी साहब या पाकिस्तान अवामी तहरीक उनके साथ चलेगी तो अपने 30 अक्टूबर के मकसद में वो कामयाब हो पाएंगे? इलेक्शन कमीशन की सूरत भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। चौधरी शेख रशीद साहब समेत चौधरी सरवर साहब और दीगर जो पीटीआई के कुछ रहनुमाओं समेत और भी जो रहनुमा लंदन गए हैं, उसके बाद फिर ऐसी खबरें आने लगी कि आप एक नया लंदन प्लान बनने जा रहा है जो कि 2014 के धरनों से पहले बना था। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, कुछ उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, ये क्या खबरें हैं जनाब लंदन प्लान की? किससे मुलाकातें हुई अब तक आपकी? कादरी साहब से कोई बात बनी? सुना है कि शेख रशीद साहब भी 2-3 दफा फोन कर चुके हैं उनको। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये सारी खबरें जो हैं ये सफेद झूठ हैं। मैंने पाकिस्तान से आने से पहले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर ये कहा था कि ये मेरा जो है दौरा है वो सियासत से, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 10 दिन के लिए बरतानिया और यूरोपियन ममालिक में जा रहा हूं और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कशीदगी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, हकायक से इन लोगों को आगाह करना है। अच्छी और बात है। कश्मीर में जो जुल्म और सितम इंडियन आर्मी जो है जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे 100 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए हैं, 700 लोगों को ब्लाइंड। सर, ये बहुत अच्छी कोशिश है आपकी चौधरी साहब, लेकिन जब शुकूक व शुबात कह लें या बातें तब होती है कि जनाब देखें ना, तमाम जो बड़े लीडरान हैं, शेख रशीद साहब, आप, जहांगीर तरीन साहब, वो एक ही वक्त में इन्हीं दिनों में जब लंदन में हो और कादरी साहब भी हो तो फिर बातें तो होंगी ना सर, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था कि शेख रशीद साहब इधर हैं, और आप यकीन जाने कि मुझे रात को पता चला कि जहांगीर तरीन साहब भी लंदन जा रहे हैं और तारुल कादरी साहब तो मेरा आपको पता चला है कि वो लंदन में मौजूद ही नहीं है। एक बात मैं बिल्कुल 100% क्लियर करना चाहता हूं कि 10 दिन मैं पाकिस्तानी सियासतदानों से नहीं मिलूंगा। अच्छा। मेरा पूरा और पूरा मकसद, हाँ, जो पाकिस्तानी सियासतदान बरतानिया की पॉलिटिक्स में है, यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं, यूरोप में मेंबर हैं, उनसे यकीनन मेरी मुलाकातें होंगी। उसके अलावा जो लोकल लोग हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर हैं। आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको आगे भी मसरूफियात है, ज्यादा वक्त क्विकली ये बताइएगा शेख रशीद साहब के बारे में है कि उन्होंने 3 फोन किए तारुल कादरी साहब को। अच्छा, आप चूंकि पार्टी में सीनियर पोजीशन रखते हैं तो क्या पीटीआई ने कोई ऐसा टास्क दिया शेख रशीद को जाके मनाने का कादरी साहब को? ये पहले मैं आपको अर्ज कर लूं कि कतन मुझे इल्म नहीं है कि उसको कोई टास्क जो है शेख रशीद साहब को दिया गया है, और मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूं कि मेरा किसी तरीके से भी किसी भी जो पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान अवामी तहरीक का किसी मुलाकात के सिलसिले में या धरने के सिलसिले में या इस्लामाबाद के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। और मैं यहाँ पर एक ही मिशन के लिए आया हूँ, वो पाकिस्तान का मिशन है। कश्मीर के हवाले से बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने क्लैरिटी देने की क्लैरिटी बल्कि दी है पीटीआई की तरफ से, बल्कि आई थिंक पीटीआई की तरफ से नहीं, आपने अपनी जात के हवाले से क्लैरिटी दी है कि मैं किसी ऐसे मिशन पर नहीं आया। अच्छा, हम अब बात को आगे बढ़ाते हैं।
शौकत यूसुफजई साहब, सर आपकी इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त थी उसका जो जवाब आया है, इट इज नॉट द राइट ऑथराइज्ड फोरम के जहां पर आपने रुजू किया, अब क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो शुरू से लगे हुए हैं कि कोई भी फोरम हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो आईनी फोरम हो, या जो जमहूरी तरीके से अगर हम सड़कों पे आते हैं, तो ये सारी वो चीजें जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं शुरू दिन से, और इंशाल्लाह ये स्ट्रगल हमारी जारी रहेगी, और जो 30 की जो स्ट्रगल है इंशाल्लाह उसका फ्रूटफुल नतीजा जरूर निकलेगा। और जब मैं चाहूंगा दोबारा पूछ लूं, आप पे गोशगुजार करता चलूं, पीटीआई को जरूरत है तारुल कादरी साहब की पाकिस्तान अवामी तहरीक की, प्रिसाइसली इसका जवाब दीजिएगा जरा। देखिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है, अगर कोई मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हर पार्टी अपनी स्ट्रगल करती है। मैं देखिए उनकी अपनी एक वो है, और वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है उनके साथ, वो उनका अपना वो एजेंडा है कि भाई उनके साथ उनको इंसाफ मिले, हमारा अपना एजेंडा है। अब अगर मिलते हैं अच्छी बात है, नहीं मिलते हम हमारी तो स्ट्रगल है। देखो, तो पहले आपके साथ आपका नारा लगाया था, क्या वजह है कि अब वो ये नारा नहीं लगा रहे आपके साथ, आप अकेले ये नारा लगा रहे हैं? नहीं, एहतिसाब का नारा हम लगा रहे हैं। देखिए, ये तो आप उनसे नहीं लगा रहे सर, ये तो मुझे तो एक अजीब सी बात आप कर रहे हैं। हर पार्टी अपनी बात करती है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, शो करती है, और इंशाल्लाह हमने साबित किया हुआ है। गड्ढापुर साहब, एहतसाब का नारा आपने भी लगाया, एहतसाब का नारा पीटीआई ने भी लगाया, ये नारे जुदा जुदा क्यों होते जा रहे हैं? पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जा रही है। दो तीन चीजें हैं। नंबर एक, एहतसाब का नारा हर पाकिस्तानी का नारा है, ये अली हैदर का नारा है, ये आपके कैमरामैन का नारा है, ये मेरे ड्राइवर का नारा है। ये पैसा जो वजीर आजम पाकिस्तान और उसके खानदान ने चोरी किया है, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, केस प्रूव हो चुका है। ये 2005 में जर्नलिस्ट मजाक उड़ा रहे हैं, 2005 में ये जद्दा की फैक्ट्री बेचते हैं और 1993 के फ्लैट खरीदते हैं। या तो इनके पास टाइम मशीन है जिसमें दे कैन ट्रैवल बैक इन टाइम, और अगर ये खरीदे भी जायज तरीके से गए तो डरते किस लिए हैं बताने से कि जी ये पैसा यहां से चला, और मनी ट्रेल बता दें। हम तो सिर्फ ये बात करते हैं मोहतरम, और पहले दिन से करते आए हैं कि इनको क्या जरूरत थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहने के लिए कि मैं सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए सबसे पहले का लफ्ज़ था, सबसे पहले का वर्ड इस्तेमाल किया। अच्छा, चले, या ये आज कह दें कि जी मुझसे गलती हो गई थी, मैं तो चूंकि पनामा लीक्स में नहीं हूं तो लिहाजा मेरी औलाद का एहतसाब कर ले, खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझसे गलती हुई, पार्लियामेंट में मेरा एहतसाब ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम वजीर आजम के लिए कोई जुदा कानून बनाना चाहते हैं? जो कानून बनाएंगे उस कानून में डॉक्टर तारुल कादरी पे लागू कर लें, इमरान खान पे लागू कर लें, फजल रहमान मौलाना पे लागू कर लें, उन पे तो खैर और कानून लागू होता है, वो तो पाकिस्तान से भी ऊपर है। तो हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसा कानून लाए, 302 कत्ल का मुकदमे का केस है, वो सबके लिए एक है। तो जो भी एहतसाब का प्रोग्राम बने, जो भी कानून बने, दैट शुड बी इक्वली एप्लीकेबल एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अकाउंटेबल। ये क्या कहना कि उसका नाम है शुड बी अकाउंटेबल सर, और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई ऐसी मिसाल कहीं भी दुनिया में मिलती है कि जहां पर एक्यूज्ड ये कहे कि पहले TORs तय किए जाए, उसके बाद मैं खुद को इंसाफ के लिए पेश करूंगा। खैर, एक बात, अच्छा डॉक्टर साहब, सर एक बड़ी अजीब सी बात मुझे महसूस हो रही है पिछले कोई 2-3 हफ्तों में कि बड़ा जेंटली, बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है गवर्नमेंट। ऑपोजिशन ने भी फूट डलवा दी है, जो 2 कजन निकले थे सड़कों पर वो भी अब साथ साथ नहीं है। ये स्ट्रेटजी क्या है, ये मतलब कर क्या रहे हैं, कैसी गिदर सिंगी कर आपके हाथ लगी है? देखिए अली हैदर, पहले तो मैं जो अभी 2-3 में जो लोगों ने जो बात की है मैं उसके ऊपर आऊंगा। मैं समझता हूं कि चौधरी सरवर ने जो बात की है, अगर वो हकीकत है तो वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या हैं और कश्मीरियों को हमारी जरूरत है। और अगर इनका दौरा कश्मीरियों के हवाले से है तो ये अच्छी बात है, मैं इसको खैर मकदम करता हूं। और साथ में जो पैट की तरफ से डॉक्टर अल्लामा तारुल कादरी ने जो शेख रशीद वगैरह से मिलने से इनकार कर दिया, और ये पीटीआई के अंदर भी जो है ना, पीटीआई के सीनियर लीडर भी जो है इमरान खान को कह रहे हैं कि आप शेख रशीद से दूर हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसको मशवरा दिया कि आप पार्लियामेंट से दूर हो जाएं, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में आप नहीं जाएं।
और ये लंदन की सियासत, पहले लंदन वाली एजेंडा, अभी लंदन वाली दोबारा एजेंडा जो लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूं ऐसी सियासत से पाकिस्तान की सियासत को जिस तरीके से ये खराब कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी आप बिल्कुल कमेंट करें। दूसरी चीज जो कानून की बात की गंडापुर साहब, हमने बिल्कुल कानून की बात आज भी हम करते हैं कि कानून ऐसा हो जिस कानून की गिरफ्त से नहीं हम बच सके, नहीं पीपुल्स पार्टी बच सके, नहीं पीटीआई बच सके, नहीं आम आदमी बच सके, वो हर बंदा उस गिरफ्त में आए। मगर उस कानून के अंदर रुकावट ये है, जो चाहते हैं कि हम धरनों की सियासत में जाएं, उनको पता है कि अगर मियां साहब के खिलाफ देंगे तो ये धरनों की सियासत पर क्यों जाएंगे? आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि यू डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू डू दैट। आप कहें ठीक है, नहीं दिया तो कर लो एहतसाब। आप अगर रिफॉर्म के लिए हम जाते हैं, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं कि हम इसके ऊपर कानून साजी करते हैं, तो उससे उधर रुकावट कौन हुआ? तो कानून पार्लियामेंट में मेजोरिटी आपकी है, करे कानून साजी। देखें गंडापुर साहब, हम वो जो भी हम काम करेंगे, हम कितना भी अच्छा काम करेंगे, आपको उसकी क्रिटिसाइज करना ही करना है। आपने एक ठेका लिया हुआ है बात करने का। यहां पे लोगों को रियलिस्टिक होना नहीं है, लोगों को किसी दिन कब्र में जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ के सियासत है कि इबादत है। सियासत को देखो ना, नवाज शरीफ साहब की कफालत से चेंज होता यह है गुमराह करें। मैं समझता हूं लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। एक लीडर जो है आप सब डील कर सकते हैं, कर रहे हैं, जो लोग पब्लिकली गोलियां चला रहे हैं, कानून का लेते हैं। बात अगर नाज़रीन तक की हो रही है तो तजादात फिर ऐसी जगहों पर ऑन द रिकॉर्ड पाए गए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के आज के जवाब की बात करता हूं, जहां पर मरियम सफदर साहिबा की जो कफालत है उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया गया। हालांकि उनको कई मौके पे अपना डिपेंडेंट बताया है मियां साहब ने, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी तो फिर सवाल भी उठेंगे। ब्रेक के बाद अब वो लावारिस हो गई। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, खबरों का आज दिन रहा और मुख्तलिफ खबरें लंदन से भी आती रही, पाकिस्तान से भी काफी चीजें ऐसी डेवलप हुई जिन पर सवाल भी उठते हैं, बात भी होनी चाहिए। गंडापुर साहब, सर एहतसाब की तहरीक में आपने भी नारा बुलंद किया, आप आगे गए, सब कुछ हुआ। अब कहा जा रहा है कि चूंकि कादरी साहब कनाडा चले गए हैं, और जब कनाडा चले जाते हैं कादरी साहब, डॉक्टर साहब, तो वो रेस्ट मोड में आ जाते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी परसूड एनी मोर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब कोई रेस्ट मोड में नहीं है। अगर आपको हमारी अनाउंसमेंट्स पता हो, हमारा फेज 2 के लिए ऑल द वर्कर्स आर गेटिंग रेडी, वी आर ऑल पॉइज्ड अप फॉर फेज 2। मैं अर्ज करता हूं, ऑन द 21st of October डॉक्टर तारुल कादरी विल बी बैक इन लंदन। अच्छा, और लंदन से यहां आने में 7 घंटे लगते हैं। फेज 2 है कि हम अपने एहतजाज को, मॉडल टाउन के कुछ क्रूशल स्टेटमेंट्स थी, इंक्लूडिंग माई ओन स्टेटमेंट विच हैड टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि मेरा ही स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली अक्यूज करता है। अच्छा, तो बिकॉज आई वॉज द पर्सन हु इंटरेक्टेड विद देम एंड द थ्रेट वॉज गिवन डायरेक्टली टू मी, so my statement was very crucial to this whole process। क्या कहा गया था एग्जैक्टली? कि if you don't stop डॉक्टर तारुल कादरी, कि अगर डॉक्टर तारुल कादरी को आप लोग नहीं रोकेंगे पाकिस्तान आने से, तो फिर जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, और हम आपको वो सबक सिखाएंगे जो आप लोग सारी उम्र याद रखेंगे। ये कॉल किसने की थी आपको? कॉल नहीं की थी, दिस वाज फेस टू फेस। अच्छा, तो ये तो बदमाश है ना, ये तो दे आर एल कैपोन है। अच्छा, मैं शौकत यूसुफजई साहब, सर आपका जो 30 सितंबर का, वैसे क्या कहूं, धरना कहूं, मार्च कहूं, या इस्लामाबाद बंद करने की कोशिश करूं कि आप वहां जाके बैठ जाएंगे, उस पर अब बयानात आना शुरू हो गए हैं कि किसी भी सूरत आपको ऐसा करने की ना इजाजत दी जाएगी, और अगर ऐसा करने की आप कोशिश सर करते हैं तो बाय फोर्स भी आपको रोका जाएगा। डॉक्टर साहब इसको रिफ्यूट कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो। आप करेंगे क्या सर? इस्लामाबाद बंद करना कोई आसान नहीं है, इसकी चाबी जो है वो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि कोई चाबी तो है नहीं कि आप उसको ताला लगाएंगे बंद हो जाएगा। किस तरह बंद करेंगे आप? फजलुर रहमान की अपनी चाबी है। जो मैं जमहूरी
उसमें हमें इख्तियारात मिलते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला हम अपने जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। बाकी हुकूमत की मर्जी है कि वो एहतसाब के लिए अपने आप को एक बंदा पेश करता है, जिससे मसला हल होता है या नहीं। वो जो कौम आ रही है उसको उस पर गोलियां बरसाती है, इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमने एहतसाब करना है, हमने हिसाब लेना है हर सूरत में। ये कोई मुल्क की तकदीर नहीं बन सकती कि सारी उम्र अवाम ख्वार रहे और हुक्मरान जो है वो एसेट्स बनाते रहे। ये पाकिस्तान का पैसा ही जो लूटा गया है उसको हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर अगर वो कह दे कि जी मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, बात खत्म है। ठीक है। अगर वो एक बंदे को डिफेंड करने के लिए पूरे पाकिस्तान को अजाब में डालना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी। अच्छा, उसके लिए जो शौकत साहब आपकी स्ट्रेटजीज है, उसमें एक स्ट्रेटजी तो ये है कि आपने ज्वाइंट सेशन में बैठने से इनकार कर दिया, आगे भी नहीं बैठेंगे जब तक कि आपकी बातें सुनी जाती। अच्छा, पंजाब में क्यों बैठने जा रहे हैं जो सेशन होने जा रहा है? देखिए, बात यह है कि मुल्क का जो इशू है ना वो है पार्लियामेंट। वो सूबों का जो इशू है वो तो किसी वक्त भी खान साहब अगर ये फैसला हो गया कि इस्तीफे देना है तो सूबों से एक बड़ा नाम निकल आएंगे। अगर करते हैं ये फैसला, मेजोरिटी नहीं करती है, अकेले भारत खान साहब करते हैं। नहीं, देखिए अनाउंसमेंट तो खान साहब ने ही कर दी है ना, जाहिर। अब ये कौन सी, ये तो कोई बात ही ना हुई। जाहिर है पार्टी फैसला करती है, पार्टी कौन है? इमरान खान ही तो पार्टी का डिसीजन अनाउंस करता है ना। लीडरशिप फैसला करती है। बात यह कि देखिए सूबे इशू नहीं है हमारे लिए। सूबे में जब वो चाहे, अगर वो आज कहे कि जी हुकूमत छोड़ दे, हम आज छोड़ने के लिए तैयार है, पार्टी फैसला करेगी। अपोजिशन कर रहा क्योंकि आप गवर्नमेंट में है, वहां पे आप पूरा इंतजाम चला रहे हो, उसका वो कियास पैदा हो जाएगा। लेकिन बहुत तो आप अपोजिशन में पंजाब में, तो वहां पर तो आप एहतजाज यही वाला रिकॉर्ड करा सकते हैं सर। देखिए, जिस असेंबली में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं ना, अभी तो ये है ना, अब हमारा इशू तो ये है, नवाज शरीफ साहब आते हैं, उन पे करप्शन का, ठीक है, करप्शन साबित हुई है। बिल्कुल ठीक है। हम तो नहीं लगा पंजाब में शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, इंतजाम है, कातिल आला अपने कजन के साथ दें, वहां भी छोड़े। हमारा इशू है वो है करप्शन। अच्छा, देखिए, हमारा इशू है करप्शन। अगर ये करप्शन खत्म होता है, इंसाफ भी आ जाएगा। ये जो बेचारे इन्होंने जो बात कर रहे हैं, वो करप्शन की नजर हो गया ना, इंसाफ करप्शन की नजर हो गई है। फेडरेशन हो जाता है, इंसाफ ऑटोमेटिकली मिल जाए। रमेश कुमार साहब, सर आपके पंजाब का जो सेशन होने जा रहा है पंजाब असेंबली, आप अली हैदर साहब, पहली चीज तो ये मैं जवाब दे लूंगा। अली हैदर साहब जी, मैं दोनों चीजों के ऊपर जाऊंगा जी। पहले तो मैं गंडापुर साहब की बात पे जाऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे भी कोई डिस्टर्ब करे, मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। जो ऐसी बातें करते हैं कि हमें धमकी है जिसका कोई हाथ पांव नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे पनामा लीक्स के ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, और ऐसे ही हमें उनको चोर भी कह दिया, चोर भी कह दिया, कर दिया। दूसरी चीज, अब आप गंडापुर साहब देखो बीच में बात नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी है शौकत यूसुफ के ऊपर आप स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आ रहे हैं, नेशनल असेंबली की, सेनेट की, जितनी स्टैंडिंग कमेटी हो रही है उस मीटिंगों में आप आ रहे हैं, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, आप कहते हैं ज्वाइंट सेशन में जहां पे कश्मीर इशू डिस्कस हो रहा है वो हम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम कश्मीर के साथ सिंसियर नहीं है। आप लेकिन आपकी सियासत, आपकी जमहूरियत का जे भी आपको पता नहीं, आप आवाम की खिदमत से बात करते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब ने कश्मीर इशू डिस्कस किया था, क्या उस दिन आपका कोरम पूरा था, आपके एमएनएस पूरे थे जिस दिन ये ज्वाइंट सेशन हुआ? 86 एमएनए आए, कहता हूं कि 3 दिन भरपूर डिस्कशन हुई है। देखिए, भरपूर डिस्कशन हुई है सारे लोगों पे। नहीं, मुझे मुशाहिदुल्लाह साहब ने जो डिस्कशन की थी वो कश्मीर इशू पे की थी सर। क्या पैगाम किया था इंडिया को कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सिखों को रिश्ते किस तरह? अगर मुझे बताएं कि अगर पॉलिटिकली, अगर कोई पॉलिटिकल जमात का बंदा अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है तो पॉलिटिकली उसको रेस्पॉन्स देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं, अगर एजाज साहब ने ये बात की तो मुशाहिदुल्लाह ने अगर आप उसको इतना समझता हूं, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम से चलता है। 3 दिन पार्लियामेंट के इस तरह के इजलास बुलाते रहे और कोरम पूरा नहीं हो सके इनसे। आप ज्वाइंट सेशन में इनके खुद असेंबली में नहीं आते, इस
रही थी। ये बताएं घंटे कितनी दफा बजी कोरम की? बजती रही गंडापुर साहब और मेरी बात सुने, मैं खुद वहां पे था, तीनों मुझे मेरी बात सुने। 10 बजे आता है, 10 निकले सर ब्रेक ड्यू है, सर ब्रेक ड्यू है, लेकिन यहां पर एक तनकीद की जाती है। मैं खुद भी मौजूद था उन दोनों जॉइंट सेशंस में। जिस दिन मियां साहब आए उस दिन तो हाजिरी पूरी थी, लेकिन उससे अगले दिन जब मियां साहब नहीं थे और बहुत कम वफाकी वुज़रा थे उस दिन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ 80 कह रहे हैं, कुछ 86 कह रहे हैं, लेकिन तादाद बहुत कम थी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मजीद चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद बहुत सारे नाज़रीन, मैं एक आम शहरी हूं, मुझे शिकायत है अपने हुक्मरान से, मुझे शिकायत है हाकिम वक्त से। मैं शिकायत लेकर कहां जाऊं? डॉक्टर रमेश कुमार साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं पीटीआई को भी नहीं मानता, मैं पैट को भी नहीं मानता, दोनों मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। आम शहरी के नाते मुझे शिकायत है, कई मौकों पर शिकायत है। अब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ दरख्वास्त लेकर कहां जाऊं? मैं समझता हूं अगर कोई भी यहां पे कानून से बालातर कोई नहीं है, बेशक किसी भी आम आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो जाके अपनी जो भी किसी के खिलाफ अगर कोई ऐसा मामला है जी, तो वहां पे इदारे यहां पे आज भी इंडिपेंडेंट है। अगर इदारों को अगर हम डिक्टेशन देते तो ये नैब और एफआईए जैसे पुराने सिस्टम में होते रहे हैं तो हमेशा ये इल्जाम लगते थे कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइज करते हैं। हमने आज भी इदारों को इंडिपेंडेंट छोड़ा। आज बार बार मुझे मियां शहबाज शरीफ की बात वो दिखाई जाती है कि भाई मियां साहब ने कहा था हम घसीटेंगे। हम इसी वजह से ही कानून बनाना चाहते हैं कि इस गिरफ्त से कोई आजाद नहीं हो। कानून बनाना, एक मिनट सर, कानून कोई पहले जो कितने 70 साल तकरीबन होने वाले ना पाकिस्तान को, आप भी 2-3 दफा आ चुके हैं गवर्नमेंट में, फेडरल में, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे मियां साहब, तो कोई ऐसा कानून एग्जिस्ट नहीं करता मुझ जैसे आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए, जहां मैं हाकिम वक्त की अगर बात बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। इसके तहत आप किसी भी इदारे के पास आप जैसे देखो, आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेके जाए, प्रेसिडेंट के खिलाफ लेके जाए, मैं ले जाता हूं इदारे को मेरी बात सुनो कि मुझे मेरी बात सुनो। साल के बाद इंसाफ मिला, 2 साल पहले थी। मैं आपकी ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात के ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको एतमाद है, आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दें, सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है, मगर आप उसी इदारे को प्रेशर डालने के लिए आप टीवी के ऊपर, आप आवाम के सामने, आप जलसे के अंदर अगर गालियां देंगे तो वो इदारा कहां सुनेगा? ठीक है, अगर उसी इदारे करेंगे, दोनों एक बराबर है। हमला करने वाले तो ये है। आप गंडापुर साहब की बात पे मैं आऊंगा, अगर उसी इदारे में कमजोरियां हैं, अगर आप समझते हैं कि 19 साल मेरा बाप आके ठीक करेगा, हुकूमत ठीक करेगी। गंडापुर साहब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे जिस सुप्रीम कोर्ट में 2 साल पहले बंदा मर गया, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट पर इतमाद करे। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर फर्ज नहीं था, मर गया जी, तो हुकूमत पे फर्ज नहीं था कि इतला देती। ये लेजिस्लेटर्स का काम है, वो लीगल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करें। मैं उनको अली अदर साहब मेरी बात सुने जी। बात सिंपल में ये है कि इदारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनको अगर उसमें कमी पेशी है तो गवर्नमेंट और अपोजिशन का इक्वल रोल होता है उसको ठीक करने में। अच्छा, गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। अगर रोडों की सियासत करेगी तो कैसे आप रोडों की सियासत मत करें। सुप्रीम कोर्ट जाए, काफी सुप्रीम कोर्ट जाए, इलेक्शन कमीशन जाए, चले एक काम करें, स्पीकर के पास देखिए सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़ने वाले आप मेरे साथ रफीक को। मैं शौकत साहब से टेक ले लूं। जी शौकत साहब, मैं देखिए बात यह है कि जिस तरह ये बातें कर रहे हैं ना, इनकी सारी हुकूमत इस तरह टॉक शो पे चलती है। ये यहाँ पे आके इस तरह बातें करते हैं जैसे सारी चीजें बड़ी स्मूथ चल रही है, बड़ी चीजें ठीक ठाक चल रही है। मुझे किसको दे रहे हैं कि आप अभी तक कोई कानून साजी नहीं कर सके
आपको इस्लाह नहीं कर सके तो ये आपकी फेलियर है ना मेरे भाई, आपकी अक्सरियत है, आपकी हुकूमत है, आप इलेक्शन कमीशन में इस्लाह क्यों ला सके? बहुत सारे काम इनका तो पहली दफा आप यहाँ आए, हम आपको लाइसेंस मिल गया, को छोड़ते हैं। ठीक है शौकत साहब, आपका टेक आ गया सर। मैं चाहूंगा करके बात सुनिए, देखिए क्विकली खत्म कीजिएगा। आपने मुझे फ्लोर दिया, आपने मुझे फ्लोर दिया, मुझे बोलने नहीं दिया इन्होंने। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जितना इसको ये डिले करेंगे ना, ये मसला गंभीर होता जाएगा, ये छूटने वाला नहीं है। इनका ख्याल है साहब अरबों रुपए खाएंगे, ये अपने टैक्सों में बातें करेंगे और इससे मामला हल होगा, इससे मामला आगे बढ़ेगा। हुकूमत का एटीट्यूड ये है जिस तरह चोर भाग रहा हो और पुलिस तो इदारों के ऊपर एतमाद रखें। अगर इस तरीके से करना है तो मैं बताता हूं, आप हैं वो लोग जाके ढूंढे मारे रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल गेस्ट कि किसी की बात समझ नहीं आ रही और वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया फरमान साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। और शौकत यूसुफ जै साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है? 30 अक्टूबर अब करीब है, दावे भी किए जा रहे हैं दोनों साइडों से कि जनाब हम रोकेंगे, और एक तरफ से कहा जा रहा है कि हम बंद करके दिखाएंगे इस्लामाबाद। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।